का यह पार्ट 2 है। अब लॉ ऑफ वन की तरह इसके बजाय कि मैं इंग्लिश का पढूँ और उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, ये वाली भाषा जो है अंग्रेज़ी की, ये नॉर्मल भाषा है, आम भाषा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ट्रांसलेशन में और समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपने नोट किया होगा कि मैं सीधे ही ट्रांसलेशन को हिंदी में पढ़ रही हूँ। तो पिछली बार हम यहाँ पर रुके थे कि बार्नी और डॉक्टर के बीच में क्या बातें होती हैं। इसके आगे उसने लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण एकल यूएफओ संपर्ककर्ता रिपोर्ट जो मैंने आज तक देखी है, वह है एंड्रिजा पुहारिच की किताब उरी, अ जनरल ऑफ द मिस्ट्री ऑफ उरी गेला, अ जर्नल, जनरल नहीं सॉरी, जर्नल ऑफ द मिस्ट्री ऑफ उरी गेला, गार्डन सिटी डबल डे 1974। डॉक्टर पुहारिच असाधारण में व्यापक रूप से सम्मानित शोधकर्ता, टेलीपैथिक मानसिक उपचार और कहूना पुजारी परंपरा जैसी घटनाएं इस खंड में एक यूएफओ संपर्क कहानी पर रिपोर्ट करती है जो सबसे अधिक जानकारीपूर्ण और रोमांचक है। यदि आप संपर्ककर्ता घटना के भौतिक पहलुओं पर केवल एक पुस्तक की तलाश कर रहे हैं, तो हर तरह से उरी की तलाश करें, उरी की किताब पढ़ें। इन समूहों द्वारा एकत्र किए गए डेटा के माध्यम से मेरे शोध में मुझे प्रभावित किया गया था और शोधकर्ताओं के अधिक सावधान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से मैंने यह महसूस किया गया था कि मेरे हाथों में एक पहेली थी और यह कि सभी टुकड़े फिट होने लगे थे। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये पहेलियां समकालीन रूढ़िवादी विज्ञान की सीमाओं के बाहर हैं। इस सारे डेटा के बारे में 3 बातों ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है। एक, जैसा कि मैंने कहा कि एक समूह या व्यक्ति की अन्य समूहों के साथ सामग्री के अत्यधिक उच्च स्तर का सहसंबंध है। एक समूह या व्यक्ति is the extremely high degree of correlation of the material of one group or individual with other groups and sources। जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस बारे में रिसर्च करते हैं और उन लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, उन बातों में काफी समानता है और एक कनेक्शन है, जुड़ाव है, उच्च स्तर का। और स्रोत अ, सह संबंध है और स्रोत है। कथित अलौकिक स्रोतों की पहचान अक्सर मेल खाती है और संदेशों की शैली और सामग्री लगभग हर मामले में मेल खाती है। जैसा कि मैंने कहा, उनकी बातें, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है, उनका जो रिसर्च है, उनके जो अनुभव हैं, वो काफ़ी एक-दूसरे से मिलते हैं। यूएफओ क्या है और वो यहाँ क्यों है? इसकी जानकारी का पता लगाने के प्रयास में विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले 20 वर्षों में काफ़ी प्रयास किए गए हैं। अमेरिका में इस विषय पर स्तर से 70 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और पर्चे और पत्रिका के लेखों का प्रसार हुआ है। वायुसेना की परियोजनाओं ग्रंज और ब्लू बुक का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या हमें इन यूएफओ आक्रमणकारियों से अपने आसमान की रक्षा करने की आवश्यकता है। कनाडा के सेकेंड स्टोरी और मैग्नेट नाम की दो ऐसी परियोजनाएं चलाई हैं। कनाडा ने सेकेंड स्टोरी और मैग्नेट नाम की दो ऐसी परियोजनाएं चलाई हैं एरियल फिनोमेना के लिए। राष्ट्रीय जांच समिति स्वयंसेवक जांचकर्ताओं के एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ 1964 में कांग्रेस को इस विषय पर एक लंबी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मुझसे कल किसी ने पूछा, जब मैंने उन्हें वॉइसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और लॉ ऑफ वन के बारे में बताया कि मैंने पहले वो की है और बस उसका एक चैप्टर और बाकी है। पा कल बिजी थे, इस वजह से वो हो नहीं पाया था। आज शायद वो फ्री होंगे, तो इसीलिए मैं ये दोपहर में कर रही हूँ ताकि आज शाम को जब वो फ्री होंगे, तो हम लोग 106 चैप्टर
जो है वो पूरा करेंगे और वहाँ होगी हमारी लॉ ऑफ वन पूरी। कायदे में मैंने एक्चुअली पास से ये कहा था कि लॉ ऑफ वन से पहले वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन करनी चाहिए थी, तो अ, ज़्यादा आसानी होती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक खास वजह की वजह से उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जब इतनी मुश्किल के साथ किताब पढ़ते हुए बीच में जब कुछ ऐसा आसान आ जाए, तो उत्सुकता बढ़ती है और फिर उस किताब को पढ़ने का मज़ा अलग होता है। तो कल जब मैं किसी से बात कर रही थी और मैंने उन्हें इस बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि किताब तो कोई भी खरीद सकता है, पढ़ सकता है। हाँ, अमेज़न पे होगी, किसी और वेबसाइट पे होगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। कोई खर्चा नहीं करना चाहता तो आप मुझे टेलीग्राम पे अ, मैसेज कर सकते हो और मैं आपको पीडीएफ भेज सकती हूँ। आप अपने फ़ोन पे बैठ के अपने टाइम से इसे पढ़ सकते हो। लेकिन तो फिर इस ट्रांसलेशन का मतलब क्या? अब पा होंगे, एक बार लॉ ऑफ वन खत्म हो गई, तो शायद वो गए हुए हैं अपने मेडिटेशन रिट्रीट पे, तो जब वो वापस आएँगे तो शायद वो जुड़ें। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये ट्रांसलेशन इस तरह से पढ़ने का? तो मुझे सिर्फ़ एक ही बात समझ में आई, और मैं तो जैसा समझ में आता है वैसा सीधा बोलती हूँ, मुझे गोल घुमा के बोलना आता ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा हमारी ये कोशिश इसलिए है ताकि बाहर के देशों में बहुत सारे लोग यूएफओज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के बारे में जानते हैं, बातचीत करते हैं। उनका खुला हुआ है दिमाग, वो इस बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में लोग अपनी 2 रोटी कमाने में इतने बिज़ी हैं, अपने एम्बिशंस और सपने पूरे करने में इतने बिज़ी हैं, पर्सनल एम्बिशंस एंड सपने, कि ना तो उन्होंने कभी धरती माँ के बारे में सोचा है। और जब धरती माँ के बारे में नहीं सोचा, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स और यूएफओज के बारे में क्या तो सोचेंगे और क्या करेंगे? जब तक आपको भूख नहीं लगती, तब तक आप खाना बनाना नहीं सीखोगे, अगर आप अकेले हो। जब तक कोई बना के दे रहा है अलग बात है, लेकिन अगर आप अकेले हो और आपको भूख लगेगी, तब आप खाना बनाना सीखोगे, कोशिश करोगे। और जब आप खाना बनाना सीखोगे और कोशिश करोगे, तब आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, आपको सही तरीके से आएगा बनाना, और तब वो खाने लायक होगा और तब आप खा पाओगे। भूख लगेगी तो जैसे भी बनेगा खाओगे, लेकिन भूख लगेगी तब ना खाओगे या तब ना सीखोगे। तो जब तक लोगों तक, आम जनता तक, गांव-गांव, शहर-शहर, हर तबके के लोगों तक, हो सकता है कि बड़े जो लोग हैं, रईस हैं, पैसे वाले हैं, पढ़े-लिखे हैं। वैसे तो सही मायने में पूछो तो मैं तो पढ़े-लिखे लोगों को गँवार कहती हूँ, क्योंकि उनसे बड़ा गँवार कोई नहीं है। क्योंकि ख़ैर वो एक अलग बात है, उस बारे में कभी और बात करेंगे। शायद उन लोगों को इस बारे में, इस फिनोमेना के बारे में पता हो और उनका दिमाग शायद थोड़ा-सा खुला हुआ हो, लेकिन नीचे तबके के लोग जो हैं, जो आम तौर पे हिंदी भाषी हैं, अम, साउथ इंडिया को छोड़ के, और वो भी थोड़ी बहुत तो समझ ही लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश समझते हैं, तो हाँ, इंग्लिश बुक्स खरीद सकते हैं। अम, जो हिंदी भाषी जनता है, आम तौर पे हिंदुस्तान में, चाहे वो बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, अ, हिंदी तो डेफ़िनेटली समझ लेते हैं। तो उन तक ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये मूल बातें कुछ नहीं पहुँचेंगी उन तक, तब तक वो इसके बारे में गहराई में जानना चाहेंगे नहीं। मैंने कुछ दिन पहले इजिप्ट के कुछ एक ड फ यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, फॉरएवर कॉन्शियसनेस है, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम।
उन्होंने इजिप्ट के कल्चर के बारे में, इंसानों को कैसे पैदा किया गया उस बारे में, चाँद असल में क्या है उस बारे में, और बहुत सारे धरती के इतिहास के बारे में जो कम से कम भी 50-60 हज़ार साल तक पीछे जाता है। उस बारे में कुछ वीडियोज़ बनाए थे जो मैंने अभी परसों शेयर किए थे 2 दिन पहले। तो मैं वो सब शायद शेयर ही ना करती अगर मैं लॉ ऑफ वन ना पढ़ती। लॉ ऑफ वन ना पढ़ती तो ये किताब पढ़ने में मुझे सच में मज़ा ना आता। और ये किताब पढ़ने के बाद और ख़ास करके वो जो इजिप्ट के मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं, और ये जो इजिप्ट के वीडियोज़ मैंने क्यों देखे, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में, जैसे अगर आपने मेरे टैरो के वीडियोज़ देखे होंगे, तो 2 कार्ड के डेक्स मँगाए थे। एक ओरेकल डेक ओसेट जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, और एक इजिप्शियन टैरो डेक। तो ये पढ़ने के बाद इजिप्ट के कल्चर के बारे में और इंसानों के बारे में ज़्यादा जानने की लालसा हुई मुझे। तब मैंने वो वीडियोज़ देखे, और इसके अंदर मेरा इस हद तक अ, ज्ञान की लालसा मुझ में होती जा रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, ख़ैर आगे बढ़ते हैं। तो यूएफओ क्या है और वो यहाँ क्यों है? इसी इसकी जानकारी का पता लगाने के प्रयास में विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले 20 वर्षों में काफ़ी प्रयास किए गए हैं। अमेरिका में इस विषय पर 70 से अधिक। अब कल मुझसे किसी ने, और जिसने मुझसे ये सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे एक बात और पूछी कि मैंने उनसे कहा अमेरिका ये बातें छुपाना चाहता है जनता से, इसलिए जिन लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखी, जैसे कि पाताल लोक के बारे में, धरती के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो एंट्री है, वहां पर अंदर, धरती के अंदर किस तरह की दुनिया है, और वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब बातें जब लोगों ने आके बताई तो उन्हें जानबूझ के पागल खाने में डाल दिया गया और वहीं पर मार दिया गया। तो मुझसे ये सवाल किया गया कि अमेरिका इस तरह की चीज क्यों करेगा, वो क्यों छुपाना चाहता है? अम, क्योंकि उसका ताल्लुक है उन 13 परिवारों से, 13 फैमिलीज ऑफ द Masonic एंड एलिट्स ट्राइब, जो ये छुपाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड बिल गेट्स एंड ओबामा एंड बिडेन एंड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ट्रम्प भी उसी परिवार का एक हिस्सा है। और ये सारे मिलकर ये एक्चुअली उन 13 फैमिलीज के हैं जो प्लाइडेंस और एक्टूरियंस थे शायद, मेरे ख्याल से वहां वो दूसरे ग्रहों से आए हुए थे कुछ 60-70 हजार या 40,000 साल पहले, और उन लोगों ने अपने साथ एक और ग्रह के लोग लाए थे जो उनसे बहुत छोटे थे, और उनके अपना गुलाम बना के उनको उनको लेकर आए थे ये। और उस वीडियो में तो ये कहा गया है कि एक्टूरियंस जो थे वो उनमें से एक थे रा। अब कितना सही है मुझे नहीं पता। और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी इस तरह के वीडियोस और इस तरह की चीजें आती रहती हैं बाहर। अपना दिमाग खुला रखने की जरूरत है, और दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये 13 फैमिलीज़ एक्टूरियंस की जो निबिरू निबिरू प्लैनेट पर है, उस समय 60,000 साल पहले वो प्लैनेट जो है, वो ग्रह जो है हमारे धरती के करीब था, तो वो लोग धरती पर आना चाहते थे। उसके बाद, और वो हज़ारों साल लेता है धरती के पास आने में, और वो हमारे जो 7 ग्रह हैं, जिसमें से एक माल्डेक और एक फेरिस या फेशियस करके कुछ एक और था, वो 2 जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। उसके अलावा 9 के 7 और माल्डेक 8 और निबिरू एक 9वां ग्रह है।
जो अभी भी है, जिस पे वो लोग रहते हैं, जो बहुत दूर है। तो हम लोग नेपट्यून, प्लूटो, यूरेनस के बारे में जानते हैं, लेकिन उसे साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह से निबिरू प्लैनेट है जो बहुत-बहुत दूर है और बहुत जल्द वो धरती के पास आ रहा है और आने वाला है। और वो लोग दोबारा एक बार धरती के ऊपर आएँगे और उनके जो ये जो 13 फैमिलीज़ हैं, वो इनके पूर्वज हैं और वो धरती पर कब्ज़ा पाना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें इंसानों तक पहुँचे, क्योंकि इंसानों को उन लोगों ने डीएनए मॉडिफ़िकेशन करके बनाया है। डीएनए हमारा इंसानों का 24 हुआ करता था, 24 स्ट्रैंड डीएनए, 24 स्ट्रैंड डीएनए, जिसे लाकर उन लोगों ने 2 स्ट्रैंड कर दिया है। ये बहुत गहरी बातें हैं, जो आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। जो वो 2-3 वीडियोज़ मैंने ग्रुप में शेयर किए थे, कुछ मैंने अपने चैनल में शेयर किए थे और कुछ मैंने रा वाले ग्रुप में या मेडिटेशन वाले ग्रुप में शेयर किए थे। अगर आप उन ग्रुप्स में हैं तो आपने देखे होंगे, और नहीं देखे तो ज़रूर देखना, इससे रिलेटेड है वो। सो कमिंग बैक टू दिस, तो जब ये बोलते हैं कि पर्चे और पत्रिकाओं का और पुस्तकों प्रकाशित हुई, तब इसमें मुझे ध्यान में आया कि काफ़ी सारी प्रकाशित नहीं हुई। काफ़ी सारे लोग गायब कर दिए गए। तो वो क्यों किए गए, वो मैंने आपको इसलिए बताया। वायुसेना की परियोजनाओं ग्रंज और ब्लू बुक का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या हमें इन यूएफओ आक्रमणकारियों से अपने आसमान की रक्षा करने की आवश्यकता है। कनाडा में सेकेंड स्टोरी और मैग्नेट नाम की दो ऐसी परियोजनाएं चलाई गई हैं। शायद दोबारा पढ़ रही हूँ। एरियल फिनोमेना के लिए राष्ट्रीय जांच समिति स्वयंसेवक जांचकर्ताओं के बहुत बड़े नेटवर्क के साथ 64 में कांग्रेस के को इस विषय पर एक लंबी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1966 में कॉन्डोन समिति का गठन किया गया था, जिसे $500 million के सरकारी विनियोग द्वारा समर्थित किया गया था। इनका मिशन यूएफओ से संबंधित घटनाओं के संभावित वैज्ञानिक मूल की जांच करना था। उस समिति की रिपोर्ट यूएफओ की वास्तविकता का समर्थन उसके बड़े पैमाने पर करती प्रतीत होती है, भले ही इसका निष्कर्ष उनके अध्ययन के माध्यम से विज्ञान को आगे बढ़ाने की संभावना का खंडन करता है। एक और दिलचस्प खंड जॉन फुलर के एलियंस इन ओवर स्काइज में एलियंस इन ओवर स्काइज में यूएफओ के बारे में कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की राय शामिल है। जैसे कि 1968 में हाउस कमिटी ऑन साइंस एंड एरोनॉटिक्स को प्रस्तुत किया गया था। 1969 में, अच्छा, 1969 में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने 2 दिवसीय बहस आयोजित की थी। अपनी वार्षिक बैठक के दौरान यूएफओ पर प्रकाशित रचनाओं की सूची टिप्पणी करने के लिए बहुत लंबी है। यदि आप यूएफओ पर पृष्ठभूमि सामग्री में तल्लीन रहना चाहते हैं, तो कृपया विशिष्ट संदर्भों के लिए इस खंड के अंत में ग्रंथ सूची देखें। अच्छा, ये 68, 69, 66 इस पर आके मैं थोड़े से इसलिए अटक गई क्योंकि तकरीबन 69, 70 की बात है, जब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटी सी थी। 67 में पैदा हुई हूँ दिसंबर में। तो मैं ऐसे खड़ी थी अपने घर के बाहर बहुत ही बड़ा टेरेस था, और मैं अपने आसपास अचानक, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं वही देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या 67 में इस तरह के कोई यूएफओ आए थे, जिन्होंने शायद एक बीम मारी हो मेरे सर में, अ, जिसकी वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ। और मैं ऐसे खड़ी हूँ और मैं अपने आसपास सब कुछ होता हुआ देख रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ।
और धरती को देख रही हूँ और हवा को जो नज़र नहीं आती महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ और हर चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है ना, क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ जो होता है इस तरह से होता है। कुछ तो होगा, इसकी इसका कोई तो राज होगा। मैंने फ्रॉक पहनी हुई थी और मेरे बाल शायद कटे हुए होंगे ऐसे, ब्लंट कट में बचपन में मम्मी ने काट दिए थे, या छोटे होंगे पता नहीं, पर बाल छोटे थे। हेयर बैंड शायद डाला था मैंने। और यहाँ पे वो पुराने जमाने में हम लोग वो इलास्टिक वाले हेयर बैंड्स डालते थे। और मैं खड़ी हूँ और वाइट एंड पिंक फ्रॉक पहनी है और मैं देख रही हूँ लोगों को अपना काम करते हुए और सब कुछ होते हुए, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे आ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे मैं एक गोल धरती के ऊपर खड़ी हूँ और मेरे सामने एक, अगर आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, पता नहीं ऐसा वाला कौन सा लेंस होता है, तो उससे देखेंगे तो हर चीज आपको ऐसे नजर आएगी जैसे कि सब कुछ गोल है और डोल रहा है। तो उस वक्त उस एक पल को मैं आज तक नहीं भूली हूँ। 2-3 साल की रही होंगी मैं, तो इसलिए मैं ये, तो ऑलरेडी उस समय पर ये सब शुरू हो चुका था और 20 साल पहले शुरू हो चुका था। तो यूएफओ देखे जाने के साथ कितने पादरी और धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं। वह है न्याय का दिन, या आर्मगेडॉन, आर्मगैडन, आर्मगैडन। यूएफओ देखे जाने के साथ कितने पादरी और धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं, वह है न्याय का दिन। हम्म, कहाँ है वो? What many clergy and religious lay people are associating sightings. तो ये हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि कितने पादरी और धार्मिक लोग यूएफओ देखे जाने की घटना को आर्मगेडॉन या न्याय के दिन से, कयामत का दिन जिसे कहते हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं। जुड़े नहीं हुए हैं, जोड़ रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है, दरवाजा बंद कर दे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये न्याय का दिन है, क्योंकि वो नहीं विश्वास करते उस पे। उनको लगता है कि भगवान आ गया। और वो बेडरूम के दरवाजे बंद कर दे, वो कंस्ट्रक्शन की आवाज बहुत आ रही है। बहुत से लोग जो यूएफओ में बिल्कुल भी विश्वास करते हैं, उनके अर्थ की इस व्याख्या को मानते हैं। मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि सत्य कहीं न कहीं धर्म या मीमांसा, तत्व मीमांसा। I think the reason that the truth is somewhere in the area of religion or metaphysics, adhyatma, rather than in science as we know it. तो वो कहता है कि सत्य कहीं न कहीं हमारे धर्मों में और अध्यात्म के क्षेत्र में है, न कि विज्ञान में, जैसा कि हमें सिखाया गया है, हमारे माइंड प्रोग्राम किया गया है। शायद हर मगिदोन की अवधारणा, perhaps the concept of Armageddon is far. Armageddon की अवधारणा, आर्मेगेडॉन की अवधारणा उस वास्तविक कारण से बहुत अलग है, सॉरी, जो वे यहाँ हैं। फिर भी वह अवधारणा कम से कम एक धार्मिक या नैतिक आवेग से पैदा हुई है, आध्यात्मिक। और मेरा सुझाव यह है कि धार्मिक आवेग एक और कुंजी हो सकती है जो विज्ञान और दुनिया की एक नई समझ के लिए स्पष्टीकरण प्रणाली को खोलती है। अ, थोड़ा-सा इससे हट के दोबारा आपका टाइम लेने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि क्योंकि जो परसों मैंने जो वीडियोज़ शेयर किए थे और जो मैंने देखे थे, उसके अंदर एक चीज़ और कही गई थी। और वो उसमें कही गई थी ये दूसरी बात है, पर मैं खुद भी सोच रही थी कि रा के जो तस्वीरें आपको मिलेंगी या इजिप्शियंस उन्हें जैसे दर्शाते हैं, वो नीले रंग के हैं। और उनका चेहरा जो है वो एक ईगल के जैसा है, बाज, बाज।
और नीले रंग के वो उन्हें भगवान मानते हैं, क्योंकि रा आए और रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, टैरो के बारे में सिखाया रा ने, और और हीलिंग के बारे में सिखाया, एनर्जी हीलिंग के बारे में, पिरामिड्स के बारे में मतलब उन्हें बना के दिए। हालाँकि उसके अंदर पिरामिड्स आर्क्टूरियंस बताया जाता है, तो कहीं न कहीं वो जुड़ता है। और हमारे धर्म में कृष्ण, राम नहीं, कृष्ण, विष्णु और शिव, ये तीनों नीले रंग के हैं। ब्रह्मा सफेद हैं, पर कृष्ण, विष्णु और शिव, ये तीनों नीले रंग के हैं। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, हालांकि राम भी हैं, नरसिम्हा भी हैं, और भी बहुत अवतार हैं, लेकिन कृष्ण नीले रंग से दर्शाए जाते हैं और कहा जाता है कि वो उनके अवतार हैं। और विष्णु पाताल लोक में रहते हैं, ये कहा जाता है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पाताल लोक के बारे में बताया। अ, कृष्ण ने नाग के ऊपर नृत्य किया था या उसको जीता था, और विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, रहते हैं पाताल लोक में। 7 मुंह वाला नाग, 3 मुंह वाला नाग, उस वीडियो में रेप्टिलियंस के बारे में बताया गया है। अब रा जो है, अगर वो बाज है तो बाज सांप खाता है, राइट, उनके ऊपर विजय पाता है। और रेप्टिलियंस जो हैं वो कहा जाता है कि पाताल लोक में रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि रेप्टिलियंस शुरू से थे, लेकिन उनके ऊपर उस नीले रंग के विष्णु और कृष्ण ने विजय पाई, मतलब कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। अब हो सकता है कि वो भी दूसरे ग्रहों से आए हों, और क्योंकि उनमें ये जादुई शक्तियां हैं, हिंदू नहीं, हिंदू नहीं, इंदु इंदु नदी के इस पार के भारत के लोगों ने उन्हें भगवान मान लिया, और वहां से सनातन धर्म की शुरुआत हुई। और ये मैं बात कर रही हूँ 40-50 हजार साल पहले की। तो ये सही है कि इन बातों को धर्म से जोड़ा गया है, और कहीं ना कहीं हमारे धर्म में, अगर आप अ, ठीक तरह से उसकी सिंबोलॉजी को समझने की कोशिश करो, तो इसके बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ वन पढ़ रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे, अरे ये तो हमारी गीता में लिखा है, अरे ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है। हाँ, लिखा है, बिल्कुल लिखा है। क्योंकि जब रा अ, के लोग आए थे, तो वो इंडोनेशिया, भारत, अमेरिका, साउथ अमेरिका, पेरू, मेक्सिको, और एक और जगह पर, इन सब जगह आए थे। तो वो कहता है कि आगे पढ़ते हैं, अम, विज्ञान के बजाय धर्मों में कुंजी हो सकती है, के वजह से मैंने आपको ये बात बताई। यह स्पष्ट है कि जहां तक सामान्य वैज्ञानिक समुदाय का संबंध है, यह विचार कि यूएफओनॉट्स इस ग्रह पर लोगों से धार्मिक या आध्यात्मिक प्रकृति के संदेशों के साथ संपर्क कर सकते हैं, केवल नोटिस के नीचे है, केवल नोटिस के नीचे है। सिंपली बीनीथ नोटिस, केवल नोटिस के नीचे है का मतलब कि वो लोग इसे मानना ही नहीं चाहते, वो मानकर तैयार नहीं है। ये जितने साइंटिस्ट खुद को साइंटिस्ट बताते हैं, यूएफओनॉट्स वाले, जो मतलब वो रिसर्च करने वाले, या नासा, या ये जो अमेरिका के जो लोग अपने आप को बहुत वैज्ञानिक कहते हैं, वो लोग इस बात को मानना ही नहीं चाहते हैं और अनदेखा कर देते हैं। इसका कहने का मतलब, इनका पर्याय ये था।
एरिज़ोना विश्वविद्यालय के जेम्स ई डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर जेम्स ई जो एरिज़ोना विश्वविद्यालय के थे, मैकडॉनल्ड्स के ने यूएफओ के लिए संभावित जेम्स ई मैकडॉनल्ड्स डॉक्टर जेम्स ई मैकडॉनल्ड्स ने यूएफओ के लिए संभावित स्पष्टीकरणों की एक सूची में शामिल किया यह धारणा कि ऐसी वस्तुएं स्थलीय मुक्ति और गुप्त सत्य के दूत लाने वाले अंतरिक्ष जहाज हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने केवल उस परिकल्पना को सूचीबद्ध किया उनकी सूची को वैज्ञानिक रूप से पूर्ण रखने के लिए। उन्होंने महसूस किया कि यह परिकल्पना सच नहीं हो सकती। छह और उपहास का यह रवैया अधिकांश वैज्ञानिकों के बीच मानक है। इसके बावजूद छह और उपहास and this attitude of ridicule is standard amongst all scientists in spite of comments from within their own ranks by men who are more open minded। वो कहता है कि उनकी ये जो बात थी, ये छह पता नहीं क्यों लिखा है, वो उसकी गलत है वहां पर। वो कहता है कि उन्होंने जब ये महसूस किया और ये बताने की कोशिश की तो उनके जैसे और बहुत सारे लोगों का मजाक बनाया गया और उनके ही समुदाय में वैज्ञानिकों के और डॉक्टर्स के समुदाय समुदाय में कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ ये हो चुका था और जब भी कोई ऐसे कहता था उनका मजाक बनाया जाता था। जैसे कि मैंने कहा कि एक एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका अनुभव किया और उन्हें पागल करार देके पागल खाने में डाल दिया गया और उनका मजाक बनाया जाता था। और इसके बावजूद के वहां पर खुले विचारों वाले लोग भी थे कि अधिक खुले विचारों वाले पुरुषों द्वारा अपने स्वयं के रैंक के भीतर से टिप्पणियां, मतलब के खुले दिमाग वाले लोग जिन्होंने शायद इसका अनुभव भी किया, वो कहते भी रहे कि नहीं वो सही कह रहा है, पर सुनता कौन है? वो सुनना चाहते नहीं, वो उसे अनदेखा करना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बातें प्रेस तक पहुंचे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बातें छपें। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के लोगों को, आम जनता को इस बारे में पता चले और वे केवल नए विचारों को बकवास कहकर खारिज कर देते हैं। और फिर डॉक्टर द्वारा तैयार किया गया प्रेरक दृष्टांत है मैकडॉनल्ड्स मैक डॉक्टर मैकडॉनल्ड्स द्वारा तैयार किया गया प्रेरक दृष्टांत है। वो कहते थे कि ये इनकी समझ है, ये इनका नजरिया है, ये इस पर ध्यान मत दो। वही आदमी जिसे हमने पहले यूएफओ के संदेशों को हास्यपद बताते हुए उद्धृत किया था, वास्तव में दृष्टांत उतना ही अधिक प्रेरक हो जाता है जितना हम देखते हैं कि डॉक्टर मैकडॉनल्ड्स उसी जाल में फंस गए जिसका वह खुद बखूबी वर्णन करते हैं। मैं एलियंस इन द स्काई से उद्धरण उद्धरण देता हूँ। श्री मैकडॉनल्ड्स कांग्रेस के सदस्यों से बात कर रहे थे। लेट मी रीड दिस। In 1967, Professor Herman Oberth spoke on the subject of extraterrestrial cultures. ये आ गया 1967। पर ये यहाँ पर अच्छा 1967 में प्रोफेसर हरमन ने ओबर्थ ने अलौकिक संस्कृतियों के विषय की बात की और सुझाव दिया कि वैज्ञानिकों को उन समस्याओं से निपटना चाहिए जो पहली बार में शानदार लग सकती हैं। तो उससे पहले वाला जो पैराग्राफ है वो ये है कि जनरल साइंटिफिक कम्युनिटी इज कंसर्न द आइडिया दैट यूएफओनॉट्स could be contacting people on this planet with messages of a religious or metaphysical nature is simply beneath notice. Dr. James E. McDonald of the University of Arizona included in the list of possible explanations for UFOs the notion that such objects could be spaceships bringing messengers of extraterrestrial salvation and occult truth.
कि ये जो लोग इन तश्तरियों में आते हैं, ये आध्यात्मिक सच्चाई और कुछ ऐसे छुपे हुए सत्य, रहस्यमय सत्य हमें बताने के लिए आते हैं दूसरे ग्रहों से। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो लिस्ट साइंटिफिकली कंप्लीट कि ये मेरी सोच है, इसके पीछे वैज्ञानिक कोई धारणा या कोई सच्चाई मैं साबित नहीं कर सकता। और ये सच नहीं हो सकता, वो खुद ही कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब अ, खुद ही कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सच नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक सच्चाई है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा कहने के लिए मजबूर किया गया था। और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया, एक दूसरों की इन बातों का। और 1967 1967 हिंदी में सड़सठ सड़सठ होता है, 66 सतसठ 67 को क्या बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया। प्रोफेसर हर्मन ओबर्थ ने इन दूसरे ग्रहों से आने वाले लोगों की सभ्यता के बारे में बताया। और बताया कि ये जो वैज्ञानिक हैं उन्हें इस तरह की जो बहुत ही बहुत ही सुंदर लगती हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक लगती हैं सब पहले पहले। तो उन ये एक परेशानी है जिसे आपको पहले तो देखने में बहुत आकर्षण होता है, लेकिन इसे संभालो। और scholars behave like stuffed geese who refuse to digest anything else. They simply reject new ideas as nonsense. और जो बहुत पढ़े लिखे, मैंने बोला था ना कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉन कहता है जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं, उनका व्यवहार इस तरह से होता है कि एक बतख को मार के उसके अंदर की सारी चीजों को आप बाहर निकाल दो और उसके अंदर रुई भर दो, तो वो खाना तो नहीं पचा जाएगा। अब वो स्टफ्ड गीस का मतलब क्या ये है, या ये है कि आपने पेट भर के या उससे ज्यादा पका हुआ बतख का मांस खा लिया, तो उसके बाद आप क्या ही कुछ और खा पाओगे और उसे पचा पाओगे। आपका तो पेट ही भरा हुआ है, तो आप तो खा तो कुछ पाओगे नहीं। तो जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो खुद को जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं, वो इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो कुछ और नहीं पचा पाते। कहते हैं ना कि ज्ञान का घड़ा, अगर आप ज्ञान पाना चाहते हो तो पहले उस घड़े को खाली करो। उस इस घड़े को आपको अगर ये लगता रहेगा कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ मत बोलो, तो आप जिंदगी में कुछ और सीख ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप जिंदगी में हर समय हर पल सीखते रहना चाहते हो, भले वो बात आप पहले से जानते हो, तब भी पहले अपने घड़े को खाली करो। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप ऐसी किताबें पढ़ो या वीडियो देखो, तो अपने आ, दिमाग को खुला रखो, खाली रखो। पहले जो कुछ भी जानते हो उसे एक साइड में रख दो, स्टोर रूम में रख दो, और ऊपर के हिस्से को खाली करो ताकि आप और ज्ञान पा सको। फिर उन दोनों को एक सामने लाके आप देखो कि किस चीज को कौन से स्लॉट में डालना है, सही क्या गलत क्या। लेकिन उसके लिए पहले अंदर जाना चाहिए ना। जब अंदर नहीं जाएगा तो आप ये कैसे करोगे। वे केवल नए विचारों को बकवास कहकर खारिज कर देते हैं। बहुत है ऐसे हमारी दुनिया में ऐसे लोग जो नए विचारों को, जो उनके लिए नया है लेकिन असल में बहुत पुराना है, बकवास कहकर खारिज कर देते हैं। क्योंकि अगर वो ये कह देंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, इनको उनका ईगो जो है नीचे लाना पड़ेगा ना। ईगो, मुझे सब कुछ पता है, मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं पता।
और अगर तुम कुछ कह रहे हो जो मुझे नहीं पता तो तुम बकवास कर रहे हो। और फिर डॉक्टर मैकडॉनल्ड्स द्वारा किया गया प्रेरक दृष्टांत, वह आदमी जिसे हमने पहले यूएफओ के संदेशों को हास्यपद बताते हुए उद्धृत किया था, वास्तव में दृष्टांत उतना ही अधिक प्रेरक हो जाता है जितना हम देखते हैं कि डॉक्टर मैकडॉनल्ड्स उसी जाल में फंस गए जिसका वह खुद बखूबी वर्णन करते हैं। मैं एलियंस इन द स्काईज से उदाहरण देता हूँ। श्री मैकडॉनल्ड्स कांग्रेस के सदस्यों से बात कर रहे हैं। एक बहुत ही वास्तविक उपहास का ढक्कन है जिसे किसी भी समूह द्वारा नहीं बनाया गया है। यह पूरी तरह से विकसित हुआ है जिस तरह से पूरी समस्या सामने आई है। यह विज्ञान में बिल्कुल नया नहीं है, यह पहले भी हुआ है। मुझे यकीन है कि यहाँ वक्ताओं की मेज पर एक संख्या विज्ञान के एक दिलचस्प अध्याय से परिचित है। जब उल्कापिंड जिनमें से नासा और दुनिया भर के कई वैज्ञानिक बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करते हैं, का तिरस्कार और उपहास किया गया था। अवास्तविक रूप में यह बकवास माना जाता था कि किसान आकाश से पत्थरों के गिरने की कहानियां सुन रहे थे। समस्या पर एक नजर डालने और कुछ प्रारंभिक डेटा प्राप्त करने के कुछ वैज्ञानिकों के प्रयासों को तब तक अनदेखा कर दिया गया जब तक कि उत्तरी फ्रांस में एक बहुत ही असामान्य लेकिन बहुत वास्तविक घटना नहीं हुई। एक उल्कापिंड की बौछार, मीटियोर्स की बौछार। इसलिए उन्होंने एक प्रख्यात शिक्षावादी को यह देखने के लिए भेजा कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे, और मूर्खता से किसान सही प्रतीत हुए। गांव में सब लोग, पुलिस के प्रधान, स्थानीय प्रशासकों, सभी किसानों ने पत्थरों को गिरते हुए देखा। बहुत बार ये भी सुना है कि आकाश से मछलियों की बारिश हुई, आकाश से अम, पंछियों की बारिश हुई, ऐसी बातें भी सुनी है, अब क्या पता। और पहली बार फ्रांसीसी अकादमी ने समस्या पर एक नजर डालने के लिए नियुक्त किया। अकाद एकेडमी ने समस्या पर एक नजर डालने के लिए उपयुक्त किया। उल्कापिंड पैदा हुआ। अम, यहाँ अब हम again, there is a persuasive parable drawn by Dr. MacDonald, the same man whom we earlier quoted as finding the messages of the UFO ridiculous. डॉक्टर मैकडोनल्ड जो पहले कहते थे कि अरे ये उड़न तश्तरियां ये सब बकवास है, उन्होंने खुद स्वतः ही मजाक उड़ाने के बाद एक दूसरी समांतरित रेखा पर बात करते हुए ये कहा कि अ, अ, वो बात भी सही है कि नहीं ये सब बकवास है, और बोलते बोलते वो खुद ही अपने इस जंजाल में फंस गए। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, और वो कहते हैं कि this is a very real ridicule lit that has not been contrived by any group. It has just evolved the way the whole problem has unfolded. This entirely new in science. वो कहता है कि ये पहले हो चुका है लेकिन, और ये नया नहीं है विज्ञान में। अम, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हास्यपद सी बात लग रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें याद होगा कि बहुत साल पहले एक बार मीटियोराइट्स गिरे थे आसमान से, जिसे नासा और बहुत बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मजाक उड़ाया था और झूठ बोला था कि ये नहीं हो सकता। लेकिन बाद में फ्रांस के एक शहर में बहुत सारे किसानों ने एक बात बोली थी, और वहां के पुलिस वाले और वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया था कि हाँ हमने भी देखा है और ये बात सही है कि आसमान से पत्थर गिरे थे। और फिर उसके ऊपर फ्रेंच एकेडमी ने कुछ लोगों को बैठाया था कि इसकी जांच पड़ताल करो कि ये मीटियोराइट्स कहाँ से पैदा हुए। और अब हमारे सामने एक मिलती-जुलती समस्या आ गई है विज्ञान में कि ये उड़न तश्तरियां आ रही हैं, और इन ये कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, लॉजिक नहीं समझ रहा है।
लेकिन जो हम लोग विज्ञान के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये उस पर भी खरी नहीं उतर रही। तो हम ना इस तरफ जा रहे हैं, ना इस तरफ जा रहे हैं, ये सच भी नहीं है, ये झूठ भी नहीं है। आखिर है क्या? इस बारे में पता लगाने की ज़रूरत है। तो ये जो मीटियोर शावर हुआ है असल में, तो ये तो हुआ है। और यूएफओ जो दिखाए दिखाई दिए हैं, वो भी दिखाई दिए हैं। और यूएफओज ने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया है। एक फ़िल्म आई थी साइंस, SIGNS। पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, लेकिन वो एक सच्ची घटना पर शायद आधारित थी, सच्ची घटना पर आधारित थी। और अ, ये जो कांटेक्ट किया य- दूसरे ग्रहों से उड़न तश्तरियों में आने वाले लोगों ने अपने तरीके से जो लोगों के साथ बात करने की कोशिश की टेलीपैथी के थ्रू, या खुद को दिखाया उसके थ्रू, तो उसके अंदर कुछ तो सच्चाई है। और हजारों बार ऐसा हो चुका है। जो यूएफओ दिखाई दिए हैं या कॉन्टैक्ट्स हुए हैं, वो फ्रांस में 18वीं सदी में जो मीटियोर शावर्स हुए थे, वो तो एक या दो बार या कुछ हुए होंगे, लेकिन ये हजारों बार हो चुका है। और अमेरिका की आधी से ज्यादा जनता ने ये देखा है और वो उन पे यकीन करती है। इसीलिए थोड़ी देर पहले जब मैं कह रही थी कि मैं इसे हिंदी में क्यों ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि यूएसए के लोगों ने ये देखा है, वो इसे मानते हैं। भारत के लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते, नहीं मानते। और जब कहते हैं कि राम विमान में बैठ के अंटार्कटिका से, अच्छा, तो एक और वीडियो आया था जो मैंने शेयर किया था, जिसमें ये प्रूव किया था कि लंका जिसमें सीता को ले जाया गया, वो असल में श्रीलंका जैसी नजदीक नहीं थी, वो श्रीलंका में नहीं थी, वो अंटार्कटिका में थी। साउथ पोल की अंटार्कटिका, जहां से अगर आप अंदर जाते हैं तो पाताल लोक है। तो वहां अंटार्कटिका के ऊपर एक जगह है जहां पर अशोक वाटिका थी, या रावण था, या अंटार्कटिका थी। और वहां पर सीता को ले जाया गया, और वहां से, क्योंकि वो इतना दूर था अयोध्या से, अब वो प्रूव कर दिया कि वो श्रीलंका में नहीं, अंटार्कटिका में थी। तो अब राम जाने, जिस अयोध्या की बात करते हैं, वो क्या सही में अयोध्या में है या कहीं और है, रशिया वशिया में है, किसको पता। तो अंटार्कटिका से विमान में बैठ के जो श्री राम आए, वो असल में विमान आ, एक पंछी नहीं था, एक यूएफओ था। ये भी प्रूव हो चुका है। तो खैर, अम, वो कहता है कि यूएसए के हजारों बार लोगों ने, यूएसए के लोगों ने हजारों बार यूएफओ की सच्चाई को देखा है और उस पर यकीन करते हैं। और जो यूएफओ के लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उस पर भी यकीन करते हैं। हम लोग इस टेलीपैथी की फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अम, हम ये जानते हैं कि वो है, कि आप, मैं यहाँ बैठी हूँ बंबई में, न्यूयॉर्क या दुबई में किसी इंसान से मैं अपने मन से बातचीत कर सकती हूँ। ये टेलीपैथी है। ये हम साबित नहीं कर पाए हैं। और बिना किसी टेलीफोन के मैं बात कर सकती हूँ। मैं अपने दिल की बात उस तक पहुंचा सकती हूँ, या दिमाग से उस तक पहुंचा सकती हूँ। लेकिन हम इतना ही कर पाए हैं, हम उसे साबित नहीं कर पाए हैं। लॉजिकली और साइंटिफिकली साबित नहीं कर पाए हैं। देर इज नो रैशनल आइडिया ऑफ हाउ टेलीपैथी वर्क्स। वैज्ञानिक तौर पे हम इसे साबित नहीं कर पाए। मिड थर्टीज में, मतलब 1930 के दशक में कहीं पर, डॉक्टर JB राइन ड्यूक यूनिवर्सिटी के जो थे, उन्होंने ये दिखाया था कि दिमाग से, एक दिमाग से दूसरे दिमाग के बीच में सोच को किस तरह
भेजा जा सकता है और पाया जा सकता है। अ, और इससे कौन कितनी दूरी पर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने अलग हो, कितने दूर हो, सामने बैठे हो या दूसरे कमरे में बैठे हो या दूसरे शहर में बैठे हो या दूसरे देश में बैठे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार होता है ना, हम एक बातचीत हो रही है और मेरे दिमाग में कोई बात आई और मैंने अचानक किसी की ओर देखा, एक तीसरे इंसान की तरफ, रैंडम किसी की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा और हम दोनों ने एक ही बात बोली, मतलब उसने कुछ बात बोली और मैंने कहा, अरे मेरे मुंह से लफ्ज छीन लिए तुमने। दिस इज टेलीपैथी। तो वो कहता है सबसे अच्छे रिजल्ट्स पाए गए जब आपकी दूरी 200 मील के करीब थी। अ, तो इसे हिंदी में मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर थोड़ी हिंदी में मुझे गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ा। हम यहाँ अब हम विमान के एक समान स्थिति का सम्मान कर रहे हैं। हमने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की है क्योंकि हमें नहीं लगता था कि इसका कोई मतलब है। यह निश्चित रूप से किसी भी स्पष्टीकरण के की अवहेलना करता है और इसीलिए स्थिति विकसित हुई है जहाँ हम नहीं जा सकते क्योंकि हम पहले से ही नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ हम एक वास्तविक उल्का बौछार के साथ हमारे साथ हो रहे हैं। क्या हिंदी है, बहुत सी है। गूगल, इम्प्रूव योर हिंदी डूड। 18वीं शताब्दी की फ्रांस में उल्काओं की रिपोर्ट की तुलना में यूएफओ देखे जाने और संपर्कों की रिपोर्ट शायद कई हजार गुना अधिक आम है। हालांकि एक हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की आधी से अधिक आबादी यूएफओ की वास्तविकता में विश्वास करती है। आई वॉज राइट, इट इज हालांकि, नॉट हाल की। हम यूएफओ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं सिवाय इसके कि उन्होंने कथित तौर पर संपर्ककर्ता के देशों में हमें क्या बताया है। दरअसल हम टेलीपैथी से जुड़ी घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम यह साबित करने में सक्षम हैं कि घटनाएं मौजूद हैं। उस विचार को बिना किसी शारीरिक सहायता के या भौतिक सहायता के भेजा और प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हम इतना ही कर पाए हैं। टेलीपैथी किस तरह से काम करती है इस बारे में हमारे पास कोई तर्कसंगत विचार नहीं है। 1930 के दशक के मध्य में ड्यूक विश्वविद्यालय के डॉक्टर जे बी रायन निर्णायक रूप से यह दिखाने में सक्षम थे कि व्यक्तियों के बीच विचार स्थानांतरित प्राप्त किया जा सकता है और स्पष्ट रूप के अलगाव की बढ़ती दूरी के साथ कम नहीं हुआ। उनके कुछ सर्वोत्तम परिणाम 200 मील से अधिक के प्रायोगिक विषयों के पृथक्करण की दूरी पर प्राप्त किए गए थे। और अमेरिकन हिप्नोटिस्ट स्टैनली वी मिशेल ने 1964 में पता लगाया कि जबकि उनका एक बुजुर्ग विषय सम्मोहन में था, हिप्नोटिक अवस्था में था, वह उनके निर्देशों का जवाब दे सकती थी, हालांकि वह अंग्रेजी नहीं समझती थी। मिशेल द आयरन कर्टन के पीछे मानसिक खोजों के लेखक की रिपोर्ट इस घटना में बहुत रुचि रखते हैं। um, Michelle reports the authors of the psychic discoveries behind the Iron Curtain became very interested in this phenomena. स्टैनली वी मिशेल ये बताते हैं कि ये जो किताब जिन लोगों ने लिखी, साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड द आयरन कर्टन, वो इस बात अ, में इनकी काफी रुचि बढ़ गई। वो जानना चाहते थे कि हिप्नोटिक अवस्था में आयरन कर्टन मतलब हमारी भूलने का पर्दा और उसके पीछे जो हमें पता चला। तो वो ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत उनकी रुचि थी कि हिप्नोटिक अवस्था में वो इंसान तुम्हारी बातें कैसे सुन रहा है जबकि तुम अपनी भाषा में बात कर रहे हो और वो इंसान वो भाषा भी नहीं जानता और फिर भी उस भाषा में वो जवाब दे रहा है। Intrigued, he questioned the old woman. एक बुजुर्ग औरत से जिसको उसने हिप्नोटिक अवस्था में डाला था, उसने एक सवाल किया। She said she could easily understand him under hypnosis, but when you don't hypnotize, all you can say is cha cha cha.
वो औरत ने उन्हें बताया कि जब आप मुझे हिप्नोटिक अवस्था में डालते हो तो मुझे आपकी भाषा स्पष्ट समझ में आती है, लेकिन जब मैं हिप्नोटाइज नहीं होती तो काला अक्षर भैंस बराबर, आप जो भी बोलते हो मेरे लिए वो सिर्फ चा 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 है, बोलते रहो, मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा जब मैं हिप्नोटाइज नहीं हूँ। This gives us an indication that language may be no barrier to the transference of thought by telepathy, but to date there has been no answer to the why or how of telepathy. वो कहता है कि जब आप किसी के दिमाग से किसी के दिमाग को कोई संदेशा भेजना चाहते हैं या मन से किसी के मन को कोई संदेशा भेजना चाहते हैं, तो कोई भी भाषा हो, कहते हैं ना प्यार की कोई भाषा नहीं होती। दिल दूसरे के दिल को समझता है और उस भाषा को समझ लेता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है या मुझे प्यार भेज रहा है। इसी तरह वो कहता है कि पर्दा अगर ना लगा हुआ हो हमारे दिमाग में, तो हमारे मन की कोई भाषा नहीं है। इसी तरह से दिमाग से दिमाग को, मन से मन को कोई संदेशा भेजना हो, तो उसकी कोई भाषा नहीं है। वो आप भेज सकते हैं और सामने वाला समझ जाएगा। अम, क्यों और कैसे, ये तो अब नहीं पता। ऐसा लगता है कि हमारा एकमात्र विकल्प यूएफओ से संबंधित सभी रिपोर्टों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार करने का प्रयास करना है। भले वे ही भले ही वे हमारे मानकों के अनुसार अस्वीकार्य प्रकृति के हों। हम इस दृष्टिकोण को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि इसमें कोई विशेष गुण है, बल्कि इसलिए कि इसमें कम से कम पूर्व धारणा शामिल है। I would be better off here. It would seem that um, हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। हमारा ये हमारी मर्जी है कि हम ये चुनते हैं या नहीं, लेकिन बेहतर हमारे लिए ये है कि हम ये करना चुने कि बिना ये लोग जो वैज्ञानिक लोग जो रिपोर्ट्स देते रहते हैं कि ये उड़न तश्तरी ये है, ये सही है, ये गलत है, ये हास्यास्पद है, बकवास इससे बजाय बेहतर है कि हम ये करें कि वो हमें सही लगे या ना लगे, हम उसे समझने की कोशिश करें। हम उसे अपने स्तर पे जानने की कोशिश करें। वो हमारे दिमाग को अब यूएफओ कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो देखी कि एक शहर है, एक बाज़ार है, इंडिया का लग रहा था या मिडल ईस्ट का क्योंकि वहाँ पर मोर था। पेंटिंग थी और एक औरत खाना पका रही है रसोई में और आसमान में दूर एक यूएफओ है और एक टॉर्च की तरह रोशनी की लेजर बीम मार रहा है उस औरत के दिमाग को। ऐसे कांटेक्ट करते हैं वो लोग और उस औरत को जैसे पा अक्सर कहते हैं कि मैं कुछ कर रहा था या मेडिटेट कर रहा था या मेडिटेट करके हटा था और मैं गिटार बजाने वाला था और अचानक मेरे दिमाग में आया बाहर जाओ और मैं बाहर गया तो मैंने देखा यूएफओ है। अरे यूएफओ है, लेकिन उसने आपको बाहर क्यों बुलाया? आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। उस मैसेज पर ध्यान दो। यूएफओ बाहर है या नहीं है? वो आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? वो आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से वो लोग मैसेज देते हैं, तो आप उस मैसेज पर ध्यान दो। वो यूएफओ आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो ऑब्वियसली सच है अगर अब आपको मैसेज दे रहे हैं। आपके दिमाग में कहीं से उड़ते-उड़ते कोई बात आ रही है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं, तो ज़ाहिर है कि कोई और दे रहा है और उनके और आपके बीच में भाषा कोई दीवार नहीं है क्योंकि वो आपकी भाषा समझते हैं और वो आपको आपकी भाषा में समझा भी सकते हैं। हालाँकि आपके हिसाब से नहीं दिखते होंगे या आपके हिसाब से गाड़ी में नहीं आते होंगे, तो क्या हुआ? उनके लिए वो गाड़ी है। और हम we choose this standpoint not because it is a special virtue, but because it has the least amount of presupposition involved that it can be consistent with doing anything in the world of physical science. और हम ये इसीलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो
कुछ अलग है हमारी आमतौर की जिंदगी या हमारी सोच से, बल्कि इसलिए कि हमारी जो वैज्ञानिक दुनिया है, भौतिक वैज्ञानिक दुनिया है, अ, उसके साथ कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। आध्यात्म और विज्ञान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये बताया नहीं जा रहा। अम, इसका मतलब ये कि हमारे पास जो डेटा है, हम लोग जो जानते हैं, हमें जो बताया जाता है कि इस तरह के एकत्र किए गए डेटा का एक हिस्सा ब्रह्मांड की प्रकृति की नई अवधारणा को अनलॉक करने में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, जो हमारे द्वारा एकत्र किए गए डेटा के भीतर हो सकता है। इसीलिए इस बात को मैं भारत के कोने कोने बच्चे बच्चे तक पहुंचाना चाहती हूँ। बच्चों को ना वो स्कूल वूल में भेजना छड्डो यार, उनको बोलो ये किताबें पढ़ें, इस बारे में रिसर्च करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के दौरान जब उनकी योग स्कूल में डाल दो उन्हें। एक बैंगलोर में एक योग का स्कूल खुल रहा है। एक इंसान है, उनका नाम मुझे याद नहीं। उन्होंने 5 लाख रुपया महीना वाली जॉब छोड़कर नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग के अंदर रिसर्च करना शुरू किया। और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वो आप मरने वाले हो, और वो रिसर्च करना शुरू किया। आज स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, और औरों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों को ना स्कूल वूल भेजने के बजाय ना इस स्कूल में भेजो। उनको योग सिखाओ, उन्हें मेडिटेशन सिखाओ, उन्हें आयुर्वेदा सिखाओ, उन्हें हमारे उपनिषद और वेदा पढ़ाओ, ताकि वो ये सब सीखें, मेडिटेशन करें और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों के साथ संपर्क करें और सत्य को समझें और जानें। क्या करेंगे ये फिजूल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस स्कूलों में जाके पढ़ के। एक कल मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर किया था। एक औरत है जिसने अपने बच्चे को बचपन से मेडिटेशन में डाला। टिबेटन मॉन्क्स जो होते हैं वो बच्चे को शुरू से, 2-3 साल के बच्चे को शुरू से मेडिटेशन में डालते हैं। और उस पोस्ट में वो बच्चे को दिखाया गया है, कोई इजिप्शियन लेडी है, और वहां पे वो कुछ 3-4 साल का या 5 साल का बच्चा बैठ के ओम ऐसे कर रहा है। लिटरली वो बच्चा है तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेगा, पर आंखें उसकी बंद है और कितनी शिद्दत से कर रहा है कि वो आंखें नहीं खोल रहा है। ओम करके अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई तो आप जो मांगोगे यूनिवर्स आपको देगा। उसके लिए आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, या किसी पैसे वालों की नौकरी करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मांड दिखाएगा आपको रास्ता, क्या काम करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। अम जो हमारे द्वारा एकत्र किए गए डेटा के भीतर हो सकता है। इस पूछताछ के लिए एक बहुत ही केंद्रीय प्रश्न है, अगर यूएफओ असली हैं तो वे क्यों नहीं उतरते और हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। 1 घंटे से ज्यादा हो गया। ओके, आई एम ऑन पेज 19, और ये कितना लंबा है, अच्छा खत्म होने वाला है, देन डजंट मैटर। तो इस पूछ हम मैं 19 में थी ना। हम्म, हाँ। अब इस पूछताछ के लिए एक बहुत ही केंद्रीय प्रश्न है, अगर यूएफओ असली हैं तो वो क्यों नहीं उतरते और हमसे व्यक्तिगत रूप से बात क्यों नहीं करते। हाँ, यही जब हम लोग लॉ ऑफ वन पढ़ रहे थे तो मैंने रा को बोला था
बहुत हो गया रहा, अब नीचे उतरो और सामने सामने बैठ के थोड़ी बात हो जाए। वो पिछली बार जब हमने कॉन्फेडरेशन की मेडिटेशन की थी ना, बॉम्बे के ग्रुप ने मिलकर, बॉम्बे का जो ग्रुप था वो लोग घर आए थे और हम लोगों ने बैठ के सबने साथ में हाथ पकड़ के बैठ के कॉन्फेडरेशन की मेडिटेशन की थी। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे है वो। तो तब हाँ, हमने कॉन्फेडरेशन को बुलाया था, लेकिन और एक्चुअली मेरा ये नजरिया शुरू से रहा है, जब सब लोग खिड़कियों में भागते थे ना यूएफओ देखना है, इधर आओ यार, सामने बैठ के बात करो, जो बोलना है सीधे सीधे बैठो। तो एक बार आर्कएंजल मेटाट्रॉन को चैनल करके जब मेडिटेशन की थी, तो उस वक्त सब लोगों को ये लगा था, वो भी है यूट्यूब पर, कि मेरे घर में कुछ लाइट बीइंग्स हैं। अब वो थे या नहीं थे, या लैपटॉप की लाइट की रिफ्लेक्शन थी, क्या थी मुझे नहीं पता। तो यही वो कह रहा है यहाँ पर कि केंद्रीय प्रश्न ये था कि अगर वो लोग हैं तो वो नीचे क्यों नहीं उतरते, हमसे व्यक्तिगत रूप में बात क्यों नहीं करते। मैंने आपको पहले ही उल्लेख किया है कि यूएफओ घटना के आसपास के रहस्य का पर्दा इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। राइट, पा भी हमेशा यही कहते हैं कि रहस्य होगा तो लोग उसकी तरफ भागेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी जांच पड़ताल ने मुझे यह संदेह करने के लिए प्रेरित किया है कि यूएफओ नॉट्स चाहते हैं कि हम उन पर और उनके संदेश पे विश्वास करने या अविश्वास करने के लिए स्वतंत्र रहें। टेलीपैथिक रूप से प्राप्त कथित संदेशों में यह भावना व्यक्त की गई है। आइए हम अपनी और हमारी संस्कृति की तुलना में बहुत कम उन्नत संस्कृति की तुलना में एक बहुत ही उन्नत संस्कृति के बीच समानताएं बनाएं। क्यों इतना कंफ्यूज करते हो यार? um, At any rate, we have been contacted, so it would seem that in this rather unusual and quite unexpected way, if one accepts the hypothesis that there is some direction behind the vast amount of data which has already been sent to Earth telepathically by UFOnauts, then one must accept the connected hypothesis that this method of contact achieves the desired result better than any other means of contact which they have available. What result of the UFOnauts wish to obtain from sending? There is no point to, regardless of our technological advances, our social humanistic advances that we have been almost non existent on the average for centuries. We seem unable to do without warfare, crime, social unrest, mass hypocrisy, and selfishness. ये यहाँ पे क्यों नहीं आया, या आया है आगे? अच्छा, आया है। सही कहा उसने। तो इसका मतलब मैं बहुत पीछे हूँ। अ, हाँ, ये रहा। तो वो कहता है, लेट अस ड्रॉ अ पैरेलल बिटवीन अ वेरी एडवांस्ड कल्चर कंपेयर्ड टू आवर्स एंड आवर कल्चर कंपेयर्ड टू वन much less advanced. I have a friend whose father was a missionary to a remote tribe in New Guinea interior. New Guinea. Guinea है या Guinea है? His was the first white skin they had ever seen. They thought of him as God. And it took him almost most of his life to win some of them to Christianity. It is interesting to note Ah, yeah. One question very central to this inquiry is the UFO are real. Why don't they just talk and land to us in person? I have already mentioned to you that the shroud of mystery surrounding the UFO phenomena is one of its significant, बहुत सारी चीजें हिंदी वाले में बदली गई हैं। मैं इसलिए इंग्लिश में पढ़ रही हूँ ताकि मैं आपको इसमें असल में क्या लिखा है वो पढ़ के बता सकूं। Surrounding the UFO phenomena is one of its significant attributes. My investigation have led me to suspect that the UFOnauts wish us to remain free, either to believe it or not, or to disbelieve in them and in their message. The sentiment is spelled out in वो कहता है कि एक मेरा दोस्त था जिसके पिता न्यू गिनी के एक बहुत ही अंदरूनी किसी गांव में गए और वहां पे उन लोगों ने पहली बार किसी इतने गोरे इंसान को देखा था, बिल्कुल चिट्टा सफेद। तो वो लोग उसे भगवान समझने लगे और उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए कि हाँ ठीक है, अब तुम मुझे भगवान मानते हो तो अब मुझे नहीं, जीसस क्राइस्ट को भगवान मानो और क्रिश्चियन बन जाओ। ये समझो ये बहुत ही
मज़ेदार चीज़ है देखने में कि बहुत सारे लोग उससे बहुत डरते थे और जो उनके पूर्वज मतलब बुजुर्ग थे, वो सारी उम्र उससे डरते रहे। अ, तो ये हमारे अम, जो हमारी जो संस्कृति है, उसके साथ अगर हम तुलना करें, तो काफ़ी ईगो डिफ्लेटिंग है। मतलब कि अम, हमारा जो घमंड है, उसे खत्म कर देती है। लेकिन ये तुलना बिल्कुल सही है। हमारी जो तकनीकी विज्ञान और तकनीकी है, वो बढ़ती ही जा रही है और इतनी बड़ी हो चुकी है 100 साल में। लेकिन उसके बावजूद अ, चाहे उन्नति बहुत ज़्यादा हो रही हो, अ, हमें ये लगता है कि हम हमारी उन्नति बहुत हो गई और हम जीत गए। लेकिन वो जो लोग आए हैं उड़न तश्तरी में और जिस सभ्यता से आए हैं, ह उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि एक फिलॉसफर या स्वामी विवेकानंद के सामने एक केजी का बच्चा हो। इतना फ़र्क है। और हम ये जानते हैं कि हमारी इस यूएफओ वाली सभ्यता का हमारी तुच्छ सभ्यता पे जो असर होगा, वो इतना गहरा होगा और एक बार हो गया तो उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि 40-50 हज़ार साल पहले सनातन धर्म 40-50 हज़ार साल पहले क्यों आया? अरे यार, काट रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो 40,000 साल पहले सनातन धर्म क्यों था? क्योंकि उस समय पर ये अ, उड़न तश्तरी से लोग आए थे, जिसे हम कृष्ण और राम और भगवान और शिव और विष्णु हमने माना। और अ, उसके बाद जो सभ्यता भारत में बनी, हिंदू कुश पहाड़ों की वजह से यूरोप अमेरिका के लोग हम तक नहीं पहुंचे थे। तो हमें वो उस तरह से वर्गला नहीं सके, जिस तरह से उन्होंने वहां के लोगों को अपने बस में कर लिया और उन लोगों को झूठ-झूठ बोल के नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं है। ये मतलब इजिप्ट में थोड़ी-सी सभ्यता रह गई, क्योंकि वो अफ्रीका में है और यूरोप अमेरिका की सभ्यता, अमेरिका तो बेसिकली यूरोप के लोग वहां पर गए ना, तो यूरोप में लोगों ने बेवकूफ बनाया। जब वो अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका के लोगों को बेवकूफ बनाया। फिर वो इजिप्ट पहुंच गए तो वहां पे उन्होंने अपना मतलब हिसाब किताब लोगों को बेवकूफ बना के आध्यात्म से दूर करने की कोशिश की और मिडिल ईस्ट पैदा हुआ। जब कोलंबस इंडिया आया, उसने इंडिया नहीं, कोलंबस ने सॉरी अमेरिका की खोज की थी। जब उन्हें हिंदुस्तान के बारे में पता चला, जब हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करके वहां के मिडिल ईस्ट के लोग हिंदुस्तान में आए, भारत में आए और तब ये हिंदुस्तान बना, तब उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने की। और इसीलिए सनातन धर्म से परे होके काफी लोग मुगलों की तरफ चले गए और अंग्रेजों ने तो आके सत्यानाश ही कर दिया हिंदुस्तान का। तो जिस तरह से वो सभ्यता अब इस तरह की हो सक चुकी है कि इससे वापस उस सभ्यता में लौटना हमारे लोगों को लगने लगा है कि अरे पिछड़ रहे हो क्या, रिग्रेसिव हो रहे हो क्या? मतलब दोबारा तुम्हें वही खेत हल चलाने हैं और घर में मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, पागल हो। एक बार मेरी बहन आई और उसने मुझे मिट्टी के बर्तनों में दाल चावल पकाते हुए देखा और लोहे के बर्तनों में तड़का लगाते हुए देखा और घर में टूथपेस्ट बना रही हूँ और घर में शैम्पू साबुन बना रही हूँ। तो पागल हो गई है ये, मतलब पूर्वजों की तरफ जा रही है। नो 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 नो, शी इज मैड, मैं नहीं आने वाली आगे से कर। ये पता नहीं, ऐसे लगता है मैं किस गांव में आ गई हूँ, ऐसे बोली मेरी बहन। तो वो दोबारा वापस वहां जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कहता है कि
वो लोग जो उड़न तश्तरियों में आते हैं, वो हमारे सभ्यता को इस तरह से अ, परेशान करके दोबारा वहां पर लौटाना नहीं चाहते कि तुम अपनी पुरानी सभ्यता या हमारी सभ्यता की तरफ चलो. Culture to the extent which they would necessarily achieve by proving the existence definitely to the world. तो वो चाहते हैं कि तुम लोग हमारे बारे में जानो, इस रहस्य को जानने की कोशिश करो, तुम्हारी सभ्यता आज ऐसी क्यों है उसे जानने की कोशिश करो, क्योंकि अब हम तुम्हें दोबारा उस सभ्यता में तो लेके जा नहीं सकते. और एक और मुद्दा है कि हमारे हम लोगों के तकनीकी उन्नति के बावजूद हमारे जो इंसानियत इंसानियत ने जो उन्नति की है, जो एक्चुअली इतने हजारों सालों के बावजूद बहुत ही कण मात्र है. हमें ना इस दुनिया में लड़ाई झगड़ा, क्राइम, पाप और धर्म के नाम पर लड़ाई और लोगों को माइंड प्रोग्राम करना और अपने लिए कुछ और रूल्स और दूसरों के लिए कुछ और, मतलब खुद तो कुछ और करना और दूसरों को बोलना नहीं 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 तुम ये मत करो, और इतनी खुदगर्जी, मतलब इसके बिना हमें जीना ही नहीं आता. ये क्या पागलपन है. हम अपनी और हमारी संस्कृति की तुलना में बहुत कम उन्नति संस्कृति की तुलना में एक बहुत ही उन्नत संस्कृति के बीच समानताएं बनाए, ये जो अभी मैंने पढ़ा. मेरा एक मित्र और उसके पिता के बारे में मैंने आपको बताया, और ऐसी संस्कृति की तुलना करना अहम विस्फोट है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता चुकी हूँ. और फिर यूएफओ वाले हमारी संस्कृति को उस हद तक परेशान करने के लिए काफी अनिच्छुक हो सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से दुनिया की आबादी के लिए अपने अस्तित्व को साबित करके हासिल करेंगे. एक और बिंदु, हमारी तकनीकी प्रगति के बावजूद हमारी सामाजिक मानवतावादी प्रगति सदियों से औसतन लगभग न के बराबर रही है. हम युद्ध, अपराध, सामाजिक अशांति, सामूहिक पाखंड और स्वार्थ के बिना कुछ कर ही नहीं सकते. यह संभव है कि यहाँ एक पाषाण युग संस्कृति भी है. पाषाण युग, व्हाट डज ही मीन बाय पाषाण युग? स्टोन एज कल्चर. अच्छा, स्टोन एज कल्चर भी है. हाँ, है, बहुत सारे जंगलों में है, पाताल में होगी, जिसे विज्ञान ने केवल इसीलिए अनदेखा कर दिया है क्योंकि बाद के गुण मूर्त नहीं है, बाद के गुण मूर्त नहीं है, और भौतिक मानवों के साथ प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता है. किसी भी दर पर हमसे संपर्क किया गया है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह से असामान्य और काफी अप्रत्याशित तरीके से, यदि कोई इस परिकल्पना को स्वीकार करता है कि बड़ी मात्रा में डेटा के पीछे कुछ दिशा है जो पहले से ही यूएफओ नॉट्स द्वारा टेलीपैथिक रूप से पृथ्वी पर भेजी जा चुकी हो, तो किसी को जुड़ी हुई परिकल्पना को स्वीकार करना चाहिए कि संपर्क की यह विधि किसी भी अन्य माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करती है. संपर्क करें जो उनके पास उपलब्ध है. अ, इन दे इन देशों को हमें भेजने से यूएफओ नॉट्स क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं? इन संदेशों को हमें भेजने से यूएफओनॉट्स क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं? शायद वे चाहते हैं कि हम उन्हें पढ़ें, उनकी बात सुनें और उनके बारे में सोचें. शायद समय पर हम सभी पाएंगे कि टेलीपैथिक संदेशों के इस निकाय द्वारा सुझाई गई स्पष्टीकरण योजना मौजूद है. शायद ये संदेश दार्शनिक रूप से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वे केवल निश्चित रूप से जो भी हैं, चाहे उनका मूल कुछ भी हो, इस मजबूत और सरल नैतिकता या जीवन का तरीका है जो जीवन के एक साकार योग करने योग्य लक्ष्य और दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए आसानी से प्राप्त करने योग्य योजना को सामने रखता है. आप किसी भी स्तर पर डेटा ले सकते हैं, इस सामग्री के मूल के बारे में अपना निर्णय स्वयं करें. वैसे भी यूफिनॉट्स यही सुझाव देते हैं. और इसके बाद कार्ला और रुकर्ट
कार्ला एल रुकर्ट की संपादक की प्रस्तावना। ओ माय गॉड, डोंट टेल मी I have to read that also. Editor's preface. Okay. Really? अच्छा, very short. Very short. Okay. तो मैं देखती हूँ पढ़ के, अगर ये ज़रूरी लगी तो मैं इसे पढ़ूंगी और अपलोड कर दूंगी। लाइव आज शाम को कोशिश करेंगे। गुड बाय। अब वेरी हंग्री, बहुत भूख लगी है। बाय बाय।